very proud Nashikkar and Indian first of all. Proud. You have to be very much on toes when you are creating content. आपको बहुत confident रहना पड़ता है, आपको clarity बहुत लगती है. Okay. नहीं तो आपका छोटा अगर वाय है कि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए और सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो शायद वो आप छोड़ दोगे. आई एम हैप्पी टू से दैट यूट्यूब इज सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन. हाँ, गूगल गूगल तो है ही, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है यूट्यूब इज अ सर्च. तो वहाँ पे आप डालो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको एक जो लीडिंग में वीडियोस मिल जाएंगे, VidIQ प्लगइन इंस्टॉल करो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कौन से क्रिएटर के कौन से वीडियो को क्यों इतने व्यूज मिल रहे हैं. उनका तो ऐसा रहेगा कि नहीं यार जल्दी ग्रो होना है तो ऑब्वियसली मैं कोई ऐसा सिंपल वाला नहीं चूज कर रहा, फन वाला चूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा दिखती है. तो उस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि कौन सी भी चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए ना तो आपको पेशेंस बहुत लगता है. मतलब आपको वैल्यू भी देनी है और आपको शॉर्ट टाइम भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. So do you have faced any backlashes or any hateful comments or any threats? अगर मैं इनकी सुन लेता, इनके जो हेट स्पीच है, कमेंट्स है, अगर सिर्फ सुन लेता और पढ़ के खुद पूरा मान लेता, अरे क्या हो गया, मैं तो अच्छा बना रहा था, ये तो कुछ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो आधा अधूरा हो जाता. हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आई एक्सेप्ट द टर्म दैट यू सेड कि दे आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, बट इट इज ऑन लोअर साइड एज कम्पेयर टू आईसी इंजन. अभी ये किसके ऊपर से बोल रहा हूँ वो भी बोल देता हूँ. हेलो सर, वेलकम टू TMO. नमस्ते. सो सर, शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. आपके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए. Okay, so I am very proud Nashikkar and Indian first of all. Proud Nashikkar and Indian sir. And मेरा ग्रेजुएशन हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी PhD चालू है मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. That too from SVNIT Surat. And by profession I am an assistant professor. I teach students electrical engineering at MVP's KBTCOA, जो महाराष्ट्र की सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है. ओके, ग्रेट सर, ग्रेट. सो मैं तो आपके चैनल्स वगैरह देखे हैं, आपका कंटेंट देखा है, तो मैं कंटेंट से शुरुआत करना चाहूंगा. ओके. बेसिकली आपका कंटेंट में कैसे स्टार्ट किया? आप कंटेंट क्रिएट भी करते हो? किस किस कैटेगरी में कंटेंट क्रिएशन चल रहा है आपका? ओके, तो बेसिकली मेरा कंटेंट क्रिएशन चालू होने का मेन रीजन कोविड था. ओके. बिकॉज कोविड में अचानक से एक दिन शाम को 4 बजे हमें नोटिस आया से कल से कॉलेज बंद है. सो मेनी ऑफ अस वेयर एक्चुअली फ्राइटेंड कि नाउ कैसे बच्चों को नॉलेज दे. तो नेक्स्ट डे से किसने गूगल मीट किया, किसने जूम किया. मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम लाइव. तो मैंने मेरा पहला लेक्चर इंस्टाग्राम लाइव पे लिया था क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे अटेंडेंस जरूर मुझे अच्छी मिलेगी. इंस्टाग्राम पे सब लोग रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ यूथ इज ओवर देयर. और क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स को नजरे में रख के करना था, क्योंकि टीचर ओरिएंटेड जब तक हम रहेंगे ना तब तक बच्चे दूर भागेंगे. तो जितना हम स्टूडेंट्स में जाएंगे और स्टूडेंट को जैसा चाहिए वैसा हम नॉलेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें, तो वहां पे मेरा स्टार्ट हुआ एक्चुअली. तो मैं यूट्यूब लाइव शुरू किया, मैं लाइव लेक्चर्स यूट्यूब पे लेना चालू किया. फिर मैंने यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी लिए, तब 13 एपिसोड्स लिए मैंने पॉडकास्ट के लाइव. वो भी मतलब ऑनलाइन. ओके. गेस्ट लाइव कनेक्ट होते थे. स्ट्रीम लैब्स नाम का मैं ऐप यूज करता था. और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में मैंने पॉडकास्ट लिए. मीन्स कोई सोल्जर्स का भी लिया जिन्होंने कारगिल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. माइक्रोसॉफ्ट में मेरा दोस्त है, उसका भी लिया पॉडकास्ट. बहुत मजा आया था तब. और फिर जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे क्लैरिटी आया कि इफ आई गिव माई 100%, दिस कैन ब्रिंग चेंज इन माई लाइफ एज अ पर्सन, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी मच ऑन टोज व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट. आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, आपको क्लैरिटी बहुत लगती है एंड कंसिस्टेंसी बहुत लगती है. तो ये जिंदगी बदल सकती है अगर मैं कंटेंट 100% करूँ तो. Okay. तो तब मैं दिमाग में आया तो मैंने चैनल चालू किया. दूसरा जो मैं ईवी पे फोकस कर रहा हूँ. ओके सर. सो कोविड वाज वन ऑफ द बूमिंग टाइम्स ऑफ मे बी कंटेंट क्रिएशंस, बिकॉज सब लोग ऑनलाइन उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे. सो इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट. सो स्टार्टिंग में आपने कैसे कंटेंट को देखना चालू किया? क्या आप पहले से जानते थे या फिर लाइव से आपने लाइव पॉडकास्ट लेके आपने क्या सोचा, कैसे सीखा? एक्चुअली तब आई वाज नॉट हैविंग क्लैरिटी कि मैं कंटेंट में लोगों को दूं क्या. पहले तो बैकग्राउंड में फिक्स था कि एजुकेशनल है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना सही रहेगा क्योंकि मुझे रेडीमेड मेरे दिमाग में है, मुझे सिर्फ डिलीवर करना है. बट ऑन द अदर हैंड
मुझे ये भी लगा कि सिर्फ वो कॉलेज के बच्चों को यूज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पूरे इंडिया में मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ जिससे ज्यादा लोगों को हेल्प हो, ना कि ओनली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को। तो तब ईवी बहुत चल रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। ईवी पे हम एकदम इजी लैंग्वेज में लोगों में स्पेसिफिक हिंदी में ही बात करेंगे। ओके। और तब ईवी के एक दो ही क्रिएटर थे, मतलब स्पेसिफिक ईवी। ऑटोमोटिव में तो बहुत सारे हैं, मतलब ऑटो कार इंडिया है, टाइम्स ऑटो ड्राइव है, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें लोग भी कम है और जो बोल रहे हैं वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं, तो हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हम प्रोफेसर है, तो हम तो और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो वो एक स्ट्राइकिंग मोमेंट था जहां पे मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट विद जीरो। पहले सब्सक्राइबर्स नहीं देखने हैं, व्यूज नहीं देखना है, सिर्फ कंटेंट डालते जाना है। तो वैसा करके कंसिस्टेंटली मैं बढ़ते गए। वाओ। सो आपने नीश पकड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज आपका बैकग्राउंड भी वैसा था। या अभी किसी को अगर अभी किसी को स्टार्ट करना है कंटेंट क्रिएशन, अब सब बहुत कंटेंट क्रिएशन बहुत बूम में है, बहुत ज्यादा। तब शायद कुछ साल पहले कंटेंट क्रिएशन को ऐसे देखा जाता था कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है। सो आपको वो डाउट को लेके क्या लगता है? अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, और करना चाहिए तो किसने करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए किसी को अगर जर्नी बिगिन करनी है अपनी कंटेंट क्रिएशन में, सो कैसे स्टार्ट किया जाए? एवरीथिंग इन लाइफ स्टार्ट्स विद व्हाई। ओके, सिंपल बात है, मतलब आप कंटेंट क्रिएशन करो या ना करो, आप खुद की जिंदगी का आपको अगर वजूद ढूंढना है तो व्हाई आपको पता होना चाहिए, आप जो कुछ कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ओके। तो कंटेंट में अगर आपको आना है तो क्यों आना है, इसकी पहले क्लैरिटी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, बाद में मैं उसको प्राइमरी करूं, या मुझे पब्लिसिटी चाहिए, मुझे लोगों के सामने आना पसंद है, मुझे लोगों से कनेक्ट करना है, मुझे सोशल वर्क करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट वो व्हाई जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना आपकी जर्नी लंबी रहेगी। नहीं तो आपका छोटा अगर वाई है कि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए और सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो शायद वो आप छोड़ दोगे। तो जैसे आप ये कर रहे हो, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाई ये रहेगा कि आपको लोगों की लाइफ दूसरों के सामने लानी है, लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आपके भी कॉन्टेक्ट्स बढ़े, और आपका एक बड़ा सर्कल हो, आपके यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम फेसबुक जो कुछ हो, जिसके थ्रू लोगों की हेल्प हो। 100%। इफ द पर्पज इज ओनली अर्निंग मनी, इफ द पर्पज इज ओनली सेल्फ सेंट्रिक, तो वो जर्नी बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है पहले पर्पस ढूंढ लो। टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्ट चालू किया था ईवी को प्रमोट करना, और मैंने तब एक WHO का रिपोर्ट भी देखा था, कोविड भी जस्ट आया था। तो WHO की रिपोर्ट में लिखा था कि मोर देन 1 मिलियन पीपल एवरी ईयर डाई बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एवरी ईयर? हाँ, अक्रॉस वर्ल्ड 10 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। ओके। एंड सेकेंड जो मैंने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लगभग तब का फिगर है कि 8 लाख करोड़ रुपए का फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। या 100% दैट इज द वो तो मेजर इशू है। तो बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो आई थॉट अगर गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रहा है तो एज ए प्रोफेसर एंड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस इन सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज। तो ये एक एग्जांपल है मेरा कि ये अवेयरनेस के लिए मैंने चालू किया। उसके बाद में पेड प्रमोशंस आना, या आपको यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन मिलना, या आपको मंथली कुछ XYZ अमाउंट ऑफ मनी मिलना यूट्यूब के थ्रू, दैट कम्स ऑटोमेटिकली। दैट इज योर पर्पस इज स्ट्रांग। 100% दैट इज अ डिफरेंट आउटकम ऑफ योर मेन गोल। तो यूट्यूब पे क्या डालना है, इसका एनालिसिस करने से पहले आप खुद क्या हो ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको खुद के ही स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता नहीं है तो टाइम में कम की ये छोटी जर्नी रहेगी 6-7 महीने की, आपको प्रेजेंटेबल नहीं हो आप तो शायद आप गिव अप कर दोगे। बट यूट्यूब आपको एक मौका देगा कि आप खुद भी इंप्रूव करो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वाज नॉट हैविंग ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, बट व्हेन एज आई केम फॉरवर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई थॉट कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी है कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव करने की। 100%। तो ये पर्पस बहुत स्ट्रांग है मेरा कि दिस इज गोइंग हैंड इन हैंड विथ माय टीचिंग प्रोफेशन। सो जब तक मैं टीचिंग में हूँ तब तक मैं यूट्यूब में हूँ। सो एटलीस्ट इट इज फॉर नेक्स्ट 30 years कि मैं यूट्यूब नहीं तो दूसरा कुछ प्लेटफॉर्म होगा, बट मैं वीडियो के फॉर्म में हमेशा रहूंगा लोगों के सामने। आपका नीच तो बहुत आपने मतलब इट अलाइन विद टाइम, कोविड, देन गवर्नमेंट बूस्टिंग ईवी, आप टीचिंग बैकग्राउंड से, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सब मैच वेरी वेल टू स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएटर। और पर्टिकुलरली इन नासिक, आपका तो नाम भी PVG नासिक कर से जाना जाता है, विच इज अ पहचान टाइप ऑफ
सो अगर आज किसी को नीश ढूंढनी है अपनी, तो वो कैसे फिगर आउट करे अपनी नीश? मुझे लगता है नीश में पहला बात ये है कि स्ट्रेट अवे आप किस में बेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल शिखा द आर्टिस्ट, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। ओके। वो रंगोली निकालती थी एकदम, मतलब मैं जब 5-6 हजार उसके फॉलोअर थे ना, तब से मैं उसको देख रहा हूँ। एंड टुडे शी इज हैविंग मोर देन 2-3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ से उनका फेलिसिटेशन हुआ है। तो मुझे पहले लगता है कि आप में क्या है, आप लोगों की क्या हेल्प कर सकते हो, वो अगर आप निश पकड़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा कोडर है, एक आधा इंजीनियर है जो 3rd ईयर 4th ईयर में है उसके आईटी या कंप्यूटर फील्ड के या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ऑलरेडी ही इज हैविंग सम नॉलेज एंड ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वो निश बन सकता है उसका स्ट्रेट अवे। बट अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है, तो यू शुड यूज सम गुड टूल्स, जैसे कीवर्ड सर्च होता है, या vidIQ नाम का टूल है जिसके ऊपर से आपको एक लिस्ट मिल सकती है, एकदम इजी है वो सर्च करना। गूगल पे आपको ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है और कीवर्ड्स के अनुसार कौन सी चीजें अभी रैंक कर रही है, कौन सी चीजें लोग देख रहे हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, सपोज इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, so you can just put artificial intelligence in a search. I'm happy to say that YouTube is second largest search engine. हाँ, Google Google तो है ही, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है YouTube is a search engine. तो वहां पे आप डालो artificial intelligence, आपको एक जो लीडिंग में वीडियोस मिल जाएंगे, vidIQ प्लगइन इंस्टॉल करो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कौन से क्रिएटर के कौन से वीडियो को क्यों इतने व्यूज मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टाइटल, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज ऑफ द टैग्स दे हैव यूज्ड। तो वो सारी चीजें देखने के बाद आप ऐसे 4 टॉपिक्स से निकालो, एआई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, या आप आर्टिस्ट हो तो आर्ट हो सकता है, कुछ तो ऐसा रहता है जो खुद को भी पसंद आता है। वैसे 4-5 चीजें आप निकालो और उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म भी पढ़ाई करो। जैसे मैं ईवी का लॉन्ग टर्म पढ़ाई करके इसमें आया हूँ कि मुझे पता है अभी ठीक है, एक बार बैटरी पे नहीं चलेगी, हाइड्रोजन पे चलेगी, बट ईवी ही चलेगी। ओके, तो ऐसा आपको एनालिसिस पैरालिसिस करना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म पे चलेगा क्या ये देखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे यूथ है अभी, मतलब आई हैव सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, वो मुझे आके क्वेश्चंस पूछते हैं, सर आप क्रिएटर हो तो हमें भी बताओ क्या करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, और वो फिर चालू कर देते चैलेंज वाले, क्या बाटली डाल। हाँ 100%, वो आजकल वो बहुत व्यू मिलते हैं सर, बट वो शॉर्ट टर्म है बहुत। ओके, हाँ ट्रेंड है जो, एंड वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट नहीं है, मतलब वो देखने से किसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आने वाला। तो आपका अगर गोल शॉर्ट टर्म है तो इट इज फाइन, बट आई फील ऐसा कंटेंट दो जिसमें वैल्यू मिले लोगों को, जैसे शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ वैल्यू मिल जाए। 100%। बट सर ये जो वैल्यू एजुकेशनल इंसाइटफुल कंटेंट होता है, वो काफी स्लो ग्रो होता है, काफी स्लो इन द सेंस उसको बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है अदर कंपैरेटिवली जो फन वीडियोस होते हैं, जो मे बी ऐसे कॉमेडी वीडियोस होते हैं, मीम वाले पेजेस होते हैं, या फिर कोई अलग डिफरेंट टाइप के वीडियोस है जो अट्रैक्ट करते हैं, हुक करते हैं, और मे बी मिस्टीरियस वाले चैनल्स होते हैं, डार्क चैनल्स होते हैं। मैंने देखा है उनको बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ मिलती है। तो कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहेगा तो वो तो सोचेगा यार नहीं यार मेरे को तो जल्दी करना है, तो फिर मैं ये इतना एजुकेशनल कंटेंट, और एजुकेशनल कंटेंट में आपको रिसर्च भी काफी करनी पड़ती है। आपने स्टार्ट किया होगा ये भी, तो काफी रिसर्च किया होगा उसके बारे में, काफी पढ़ा होगा। सो उनका तो ऐसा रहेगा कि नहीं यार जल्दी ग्रो होना है तो ऑब्वियसली मैं कोई ऐसा सिंपल वाला नीच चूज करता हूँ, फन वाला चूज करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा देखती है। तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि कौन सी भी चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए ना, तो आपको पेशेंस बहुत लगता है। मतलब आपको वैल्यू भी देनी है और आपको शॉर्ट टाइम भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने के लिए कुछ डिकेड्स लग गए, और आज भी हमने देखा जब इंडियन सीनियर्स लीग, वो मास्टर्स लीग तो कुछ था, आज भी सचिन तेंदुलकर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर आपको फॉरएवर कुछ चीज चाहिए, फॉरएवर मतलब आपको मरने के बाद भी लोगों ने याद करना चाहिए, ऐसी कुछ चीज करनी है, तो आपको पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो बोलता हूँ अगर शॉर्ट टर्म करना ही है ना, करो ही मत आप, क्योंकि फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टू बी वेरी फ्रैंक, उससे अच्छा कुछ स्किल सीख लो और स्किल्स के साथ आगे बढ़ो। तो मेरा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब यही है कि वैल्यू बेस्ड कंटेंट इज अ लॉन्ग टर्म। कुछ भी जो आपको इमीडिएट उसका आउटपुट मिल रहा है, दैट मे नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, बट हम दोस्तों में ये जोक चलता है, इवन हमारी एज के दोस्तों में जो 24, 25, 23 ऐसे लोगों के दोस्त हैं, हम लोग एक मजाक में जोक करते हैं कि यार वो देख उन्होंने नाच के मर्सिडीज ले ली।
जो पहले टिकटॉक था, बाद में इंस्टाग्राम पे भी इवेंचुअली आया. दे हैव बिग कार्स, बिग हाउस, इनॉग्रेटिंग द कार्स. सो इट बेसिकली अट्रैक्ट्स द यंग यूथ कि हमको यार ये देख, वो फ्लैश वो देख के बहुत अट्रैक्शन होता है. हालांकि अभी बहुत सारे गुड एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है अभी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट का शायद बूम चल रहा है, या फिर इट इज ग्रोइंग सो वेल because of podcasters, because of giving AI informative channels and all. Right. But कहीं ना कहीं वो यंग जनरेशन को वो परसेप्शन वो दिखता है कि अरे बाइक ले ली, शायद वो फेक भी हो सकता है, इनॉग्रेटिंग वो घुमा फेक ही रहे होगे चैनल से, आधी से ज्यादा चीज है. सो वो चीज कैसे टैकल करनी चाहिए, उसके लिए आप यंग जनरेशन को क्या बताना चाहोगे जो अभी स्टार्ट करना चाहती है? मे नॉट बी यंग, कोई भी हो सकता है. एक दादी है जो दे हैव गॉटन रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर ऑनरेबल Chief Minister of Maharashtra. So she make content of food blogging, exactly, recipes. So it is a good content to watch and which is growing so well. So youth को जो niche ढूंढना चाहिए, niche के ऊपर again मैं आना चाहूंगा. So वो आप उनको क्या बताना चाहोगे इस चीज के ऊपर? मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये देखो, अगर आपको पैसे के पीछे भागना है ना, तो there are many ways to do it. आई नो कुछ गलत चीजें करके, थोड़ा नाच के या ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे वीडियो बना के आपको फेम मिल भी जाएगा, बट वो शायद 4 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं. मतलब दैट हैपेंस. हमने देखा है कि XYZ सिंगर थी जिसको बड़े एक फेम वाले सिंगर ने उठाया, एक गाना गा लिया उनके साथ, और फिर से वो रास्ते पे आ गए. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, तो ये होता है. तो आपको एज ए ह्यूमन ग्रो अगर करना है ना, तो शॉर्ट टर्म आपको मटेरियलिस्टिक चीजें दे देगा बहुत सारी, बट एज ए ह्यूमन अगर आपको ग्रो करना है तो शायद वो हो नहीं पाएगा. तो आई फील कि उन्होंने करना चाहिए, कंटेंट पे आना चाहिए, बट उन्होंने ऐसी नीश ढूंढनी चाहिए जिसमें लोगों को कुछ वैल्यू मिले. तो अभी तो आपने जो बोला एकदम सही बोला कि जो चाय वाला है, मतलब कल मैंने उनको IPL के कौन सा मैच था आई डोंट रिमेम्बर, बट वहां पे थे वो. चाय वाले का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट उसने भी एफर्ट्स लिए. डॉली चाय वाला, तो उन्होंने एफर्ट्स लिए ना. मतलब उन्होंने फ्रॉम डे वन ही इज प्रिपेयरिंग चाय बाय हिज ग्रेस. कोई तो भी बड़ा आ गया वहां पे, आई गेस माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स आए थे वहां पे, और उनके यहाँ पे चाय पिया और फिर वो बूम हो गया एकदम. बट उन्होंने चाय बनाना शायद छोड़ा नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई फील. कोई उनका रन कर रहा होगा बिजनेस, तो वो एक लॉन्ग टर्म चीज है. और दूसरा एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया, जो सिंगर थी बहुत कम टाइम पे वो रही और फिर बाद में चली गई. इवन इफ यू सी, जो कंट्रोवर्सी बीच में कुछ आई है, जो टाइप ऑफ कंटेंट यूट्यूब पे आ रहा है, मतलब जो OTT पे आता था वो अभी यूट्यूब पे आ रहा है, कुछ भी लोग बोले जा रहे हैं, तो वो भी शॉर्ट टर्म ही है. यू विल फाइंड कि सब वो जो वीडियो थे वो अभी हाइड कर दिए गए या डिलीट कर दिए गए या प्राइवेट कर दिए गए, तो वो भी शॉर्ट टर्म था. उनको फेम मिल गया, बट दे विल नॉट बी रिमेम्बर्ड एज अ पर्सन जिन्होंने लोगों को नॉलेज दिया है, लोगों के प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया. दे विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड इन्होंने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके खुद को बड़ा किया. तो एज ए ह्यूमन आपको वो फील होना चाहिए कि हम कुछ सोसाइटी को भी देना चाहिए. हमें सिर्फ लेने की बात करते हैं, हम देने का जब आता है तब हम आगे नहीं बढ़ते. सो आपको क्या लगता है अभी के सिनेरियो में, जो ट्रेंडिंग हमने बात किया अभी, तो ट्रेंडिंग कौन से टॉप 3 कंटेंट है और कंटेंट और टॉप 3 नीशेस कौन से हैं जो अभी सबसे ज्यादा बूम है? अब टेक में बोलो तो AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर एनर्जी बेस्ड कंटेंट कौन सा भी हो सकता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, तो फाइनेंस में बहुत आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो. मेरा एक स्टूडेंट है जिसने कल ही उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोला मेरे सामने ही. उसको सब सेटअप करके दिया मैंने, क्योंकि उसके पिताजी म्यूचुअल फंड और फाइनेंसेस में ऑलरेडी है पिछले 15 सालों से, और वो भी अभी वो सर्विसेज देता है. सो आई टोल्ड हिम कि भाई तू आजा यहाँ पे, इफ यू क्रिएट अ कंटेंट यू विल गेट द क्लाइंट्स. और इमीडिएटली उसको 2 फैकल्टीज में SIP आ गया. तो वो फाइनेंस एक बहुत बड़ी निश है जिसमें आप बहुत अच्छा कंटेंट कर सकते हो, और वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में. फाइनेंस में बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं जो हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम है. और तीसरा मुझे ऐसा लगता है सोशल पे, नेचर एंड सोशल. यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू प्ले रोल ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस की झाड़ लगाना भी कितना इंपॉर्टेंट है, लगा के उसको पानी डालना भी कितना इंपॉर्टेंट है. इससे ऊपर गरीबों की हेल्प कर सकते हो आप, आपका कंटेंट भी अच्छा कर सकते हो, आपसे लोग इंस्पायर भी होंगे, आप शायद NGO भी कर पाओगे, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. तो 3 चीजें AI, EV
ये टेक में हो गया, सोलर हो सकता है, दूसरा फाइनेंस, एंड तीसरा सोशल Social एक्टिविटी, सोशल वर्क्स में बहुत अच्छा चलता है कंटेंट। सो सर कंटेंट क्रिएशन में किसी का नीश फाइंड आउट हो गया, उसने नीश डिसाइड कर लिया, वो अभी उसने चैनल्स भी बना लिया, ओके सो उसको किन 3 चीजों का बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका कंटेंट बनाते समय, ओके पोस्ट करते समय, और उसको क्या वो चीजें करनी चाहिए जिससे कि वो एक वैल्यूएबल कंटेंट दे सके? ओके। तो पहले क्या हो जाता है, जब हम कंटेंट क्रिएट करना मतलब आपके पास एक बीज है, वो आप सॉइल में लगा रहे हो और उसको आप जब तक फर्टिलाइजर और पानी नहीं डालते ओके तब तक वो ग्रो नहीं होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर और पानी जो है वो क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द कंटेंट है, ऐसा Okay. मुझे लगता है। तो पहले तो एक टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट। आप कौन सा भी टाइम डिसाइड करो, यू कैन थिंक, मतलब कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो कि शाम में ऑफिस के बाद लोग घर पे आते हैं, शाम को 6 से रात को 10-11 मैक्सिमम 12 बजे तक लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे। Okay. सुबह उठने के बाद भी इमीडिएटली लोगों को आदत रहती है कंटेंट देखने की, तो सुबह का टाइम भी आप कंसिडर कर सकते सो 2 टाइम बताइए जहाँ पे दिन में पॉडकास्ट या फिर पॉडकास्ट नहीं, सॉरी पॉडकास्ट हो। चलेगा। सो जो आप आपका कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो। मेरा ईवी का जो है कंटेंट वो 8:30 बजे ही जाता है रात को, रात फिक्स है को। वो, रात को Okay. 8:30 बजे जाता है। ईवी का कंटेंट मैं सुबह डालता नहीं, दिन भर कुछ नहीं डालता हूँ। Okay. और जो मेरा मराठी कंटेंट है जो इंस्टाग्राम पे जाता है वो सुबह 7:30 बजे, नहीं तो शाम को 7:30 बजे, 7 से 7:30 के बीच में वो जाता है। तो ये पहला चीज होगा, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। सेकंड, रिसर्च होना चाहिए आपका कि उस कंटेंट पे ऑलरेडी किसने कंटेंट बनाया है। अगर वो बनाया है तो आपने थोड़ा वो देखना चाहिए, और उसका विड आईक्यू प्लगइन यूज करके स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूब आपने देखना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स है जिसके वजह से वीडियो रैंक हो रहा है। टाइटल क्या है, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये तीनों बहुत ज्यादा एसीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देखने चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, लोग कमेंट करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, आपको हेट करे या प्यार करे, आपका एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे कंटेंट डालना है। ओके, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली वो डालते रहना है आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो मैंने भी किया था इनिशियली, कि हम फिर वो हमारे फैमिली के ग्रुप में डाल देंगे या स्टेटस पे लगा देंगे। फैमिली वाले या फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो प्यार के लिए खोल लेते हैं लिंक, एक थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर के ऊपर लाइक कर देते हैं, पर उससे क्या होता है, यूट्यूब को गलत मैसेज जाता है, एज वीडियो इज नॉट बीइंग वॉच फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन, और बहुत कम देखा जाता है, 1 मिनट देख लेंगे, तो यूट्यूब उसको ऐसा कंसिडर करता है कि इट इज नॉट अ वैल्यू बेस्ड कंटेंट। ओके, लोगों ने छोड़ दिया ना, तो एवीडी डाउन हो जाता है आपका, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितना ज्यादा आप लोगों को उस वीडियो में टिका के रखते हो, उसी के ऊपर आपके पूरे चैनल की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्यूब को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम यूट्यूब का यूज हो, क्योंकि वहां से उनको एड्स दिखेगी, वहां से यूट्यूब पैसे कमाएगा और हमें भी पैसे देगा वंस इट गेट्स मोनेटाइज। तो ये 3-4 चीजें हैं जो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने 3 C's मेंशन किया था ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आप एक बार रिपीट कर देंगे? कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, वाओ, ग्रेट। सो इंस्टाग्राम, आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो आपका कंटेंट के लिए? ओके, मेरा मेजर है यूट्यूब, बिकॉज मुझे मेरा कंटेंट लॉन्ग फॉर्म ज्यादा है। ओके, तो लॉन्ग फॉर्म एंड एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा यूट्यूब पे देखा जाता है। इंस्टाग्राम पे भी अभी आ रहा है लॉन्ग फॉर्म, बट दैट इज इन वर्टिकल 9:16, तो वहां पे मैं नहीं डालता हूँ ईवी के वीडियोस। डालू तो शॉर्ट, जो 1 मिनट या 1.5 मिनट्स के होते हैं वो। ओके, तो मेजोरिटी इज माय यूट्यूब, सेकेंडरी इज इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पे अभी मैंने लिंक्डइन भी चालू किया है, बिकॉज लिंक्डइन इज ऑल्सो प्रमोटिंग वीडियोस, और वहां पे प्रोफेशनल कनेक्शंस बनते हैं। जो आपके प्रोबेबल पेड प्रमोशन वाले चीजें हैं वो वहां पे बहुत सारे, जैसा अन अकेडमी में मुझे यूट्यूब से रीच आउट किया था, बट लिंक्डइन के थ्रू उन्होंने सारी चीजें मेरी की, मतलब तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहां का भी प्रेजेंस देखते हैं आपका 100%, कि आप तो यूट्यूब पे तो वीडियो सब बना रहे हैं, बट लिंक्डइन पे आपका कैसा है, तो लिंक्डइन पे भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आजकल मतलब कंटेंट क्रिएटर्स लिंक्डइन को उतनी प्रायोरिटीज नहीं दे रहे, बट जितना मैंने अभी फिलहाल रिसर्च किया था, लिंक्डइन बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है आपके वीडियो कंटेंट और फोटोग्राफी कंटेंट को। आप अगर विजुअलाइज रख रहे हो और एक किसी भी ऑडियंस को वहां पे इंटैक्ट रख रहे हो, सो वो वहां पे भी बहुत 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 अच्छा प्रमोशन मिल रहा है। ओके, अगेन आपने ये हमने कंटेंट क्रिएशन की वगैरह बात कर ली। सो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप एक पर्सनालिटी
बाहर अनवील करते हो या अपनी पर्सनल लाइफ अनवील होती है, ये कितनी बात सच है? ये मुझे लगता है 50-50 है, ऐसा लगता है। मीन्स इफ योर कंटेंट इज प्योरली एजुकेशनल, तो वहां पे उस 8 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट या ये पॉडकास्ट है 1 घंटे के, इसमें कोई पर्सनल चीज तो सामने नहीं आ सकती। बट इफ यू आर मेकिंग ब्लॉग्स, जैसे ब्लॉगिंग करते लोग, पूरा पूरा लाइफ दिखा देते हैं अपना, तो समवेयर आई फील कि उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब पॉडकास्ट की शुरुआत से ही मैं यही बात कर रहा हूँ, वैल्यू बेस्ड कंटेंट, वैल्यू बेस्ड कंटेंट। तो वो पर्सनल लाइफ शेयर करना कभी कभी अच्छा भी है, बट इट शुड हैव सम लिमिट्स, ऐसा मुझे लगता है। एंड सेकेंडली, अगर वो, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, या मैंने कुछ, जब मैंने पहले वीडियोस बनाए, मतलब मेरा पहला वीडियो और मेरा आज का वीडियो, वो मैं पर्सनली खुद को दिखा ही रहा था ना। मतलब मेरे कम्युनिकेशन स्किल कितने घटिया है मेरे पहले वीडियो में, कैसे मेरे मेरे मतलब क्या बोलते, जेस्चर मेरे अच्छे नहीं है, या चेहरे पे स्माइल नहीं है, और मेरे अभी का कंटेंट। तो कभी कभी खुद को प्रेजेंस करना, प्रेजेंट करना और खुद का प्रेजेंस दिखाना लोगों को, आपको अच्छे फीडबैक्स भी दे सकता है और उसमें से इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। बट ब्लॉगिंग ये करना और पूरी लाइफ दिखाना, डेली ब्लॉग्स हो जाते हैं आजकल, सब चीजें दिखा देते हैं, उसमें नहीं लगता कुछ आउटकम आएगा। और ये कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको आप में होने चाहिए या डेवलप करनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ यू वर्बली कम्युनिकेट। बहुत सारे लोग फेसलेस वीडियोस भी बनाते हैं, बट आई थिंक फेसलेस वीडियोस भी बहुत अच्छे चलते हैं, बट उसमें टाइम बहुत लगता है एडिटिंग में और पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंटेबल कैसे हो सकते हो आप खुद को कैरी कैसे कर सकते हो, राइट फ्रॉम आपकी हेयर स्टाइल क्या है, आपने बियर्ड रखी है नहीं रखी है, ये भी बहुत सारी चीजें विजुअल इफेक्ट्स में आता है। और इसमें भी अभी थोड़ा सा मजाक में बात कर रहा हूँ, फीमेल्स का भी कंटेंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, यू कैन से। बट वो भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में नहीं दिखेगा आपको, दैट यू विल फाइंड ऑन शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज वैल्यू बेस्ड कंटेंट जो है ना, जो सब्सक्राइबर्स वैल्यू के लिए चैनल पे आए, वो ये सारी चीजें देखती नहीं है। तो मुझे लगता है जो क्वेश्चन आपने पूछा, उसमें आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करना, प्रेजेंटेबल रहना, और तीसरा अंदर से कॉन्फिडेंट रहना हमेशा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कंटेंट क्रिएट करते समय या पोस्ट करते समय या थॉट भी आए, तो सबसे ज्यादा जजमेंट का जो इशू आता है कि जज होंगे, जो कि आजकल मेरे को लगता है काफी फेयर कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज ग्रोइंग सो वेल, इट इज वेल नोन इन पब्लिक, इन पेरेंट्स, बट फिर भी कुछ लोगों में ये थोड़ा सा तो है कि अनकंफर्टेबल है, अभी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो उनके लिए आपको 3 चीजें अगर किसी को बताना हो उनको, अगर तो क्या बोलेंगे? पहला तो सबसे बेसिक है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, आप ऊंट पे बैठो या घोड़े पे बैठो या पैदल चलो या स्नीकर्स पहनो या ब्लैक फॉर्मल शूज पहनो, कुछ भी करो आप, लोग तो बोलने ही वाले हैं, अच्छा करो या बुरा करो। तो पहले लोगों के जजमेंट के ऊपर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, यू शुड टेक जजमेंट पॉजिटिवली। तो गलत लोग भी जजमेंट ले रहे, उसको भी आप पॉजिटिवली लो, उनको बोलो थैंक यू, आपने जो बताया, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या हो जाता है, अगर दूसरों के कहने की वजह से अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो वो कंटेंट क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। मतलब कंटेंट तो एक बात हुई, बट जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर पैगाम पे आपको लोग मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तो लोग क्या बोलेंगे उसका मत सोचना। दूसरा, लोग बोले तो उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते आना चाहिए। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं खाली, जैसे मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मैंने सपोज ओला इलेक्ट्रिक पे वीडियो बनाया और उसकी गलतियां सामने लाई, तो नेचुरली जिन्होंने ओला खरीदा है और जिनको कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस जिनका नहीं है, वो तो मुझे अपोज कर देंगे कि भाई तूने तो सब गलत बता दिया ये वो। तो उसको भी मैं रिप्लाई देता हूँ, हाँ सर मैंने ये 2 पॉइंट्स अगर आपको लगता है गलत बोले, तो आप कुछ पॉइंट्स मुझे बोलिए जो अगले वीडियो में ऐड कर पाऊंगा, और आपका नाम भी लूंगा मैं वीडियो में कि आपने ऐसी कमेंट की थी। तो वो भी कमेंट करने से पहले सोचता है नेक्स्ट टाइम कि साला ये तो कमेंट पढ़ के हमें रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बात हो गई। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देना चाहिए, सिर्फ सुन नहीं लेना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कम वॉट में आपका प्रायोरिटी क्या है, कंटेंट बनाना। ओके, एक बार आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी नहीं दे पाए, आपने जजमेंट लोगों ने की बट छोड़ दिया, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने एजुकेट करना है, इग्नोर करना है और कंसिस्टेंट रहना है। एजुकेट बिना किए भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एजुकेट करने में टाइम चला जाता है, लोग कितना एजुकेट करते रहेंगे आप, बट फिर इग्नोरेंस इज द की। इग्नोर करो,
कंसिस्टेंट रहो और कंटेंट डालते रहो। Okay. So you mentioned about the backlash you faced or do content creator face on their channels. So do you have faced any backlashes or any hateful comments or any threats? So if you have faced, so आपने वो कैसे टैकल किया? ओके तो मैंने मेरा जो ईवी का कंटेंट है वहां पे तो ज्यादा कुछ फेस नहीं किया, बट मेरा जो पीवीजे नासिकर है इंस्टाग्राम में जो करता हूँ वहां पे मैंने एक सीरीज किया था 21 डेज में 21 टेम्पल्स ऑन द बाइसिकल। ओके तो वहां पे मैं पंचवटी रोज सुबह आता था, कंटेंट बनाता था, बना के उसी दिन सुबह 9 बजे भी वो पोस्ट हो जाता था, मतलब देयर वाज नो एडिटिंग नथिंग। ओके तो उसके वजह से मेरा जो इंस्टाग्राम है वो बहुत लीड हुआ। बट पंचवटी में ही रहने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने खुद पंचवटी के लिए कुछ कंटेंट नहीं बनाया था, जिन्होंने कभी मंदिरों का इंफॉर्मेशन या मेरे घर के बाजू में ये मंदिर है, चलो आज मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, ये एक मंदिर किसका है, किसने बनाया, आर्किटेक्चर किस टाइप का है, ऐसे ही क्यों बना है, इसको कितने साल हुए, इसमें पत्थर कौन सा यूज किया गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं उनको, तो उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। दूसरा बाहर से आके कर रहे तो उनको थोड़ा सा चुभा होगा शायद वो, तो उन्होंने वहां पे बहुत मुझे कमेंट्स किए थे कि तू कहाँ से भी आके कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बोला कि वी कैन हैव अ फेस टू फेस डिस्कशन, मैं उसी मंदिर के चौराहे पे आता हूँ, आप जब बुलाओगे तब मैं आऊंगा और हम फेस टू फेस बात करेंगे कि आपको कितना पता है, क्या पता है, मेरी अगर कुछ गलती है तो मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ, बट आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो दूसरों को तो भी करने दो। क्या होता है, मैं जो पिछले पॉइंट में भी बोला कि अगर आप सिर्फ उनको एजुकेट नहीं करोगे ना तो आपका कंटेंट जा रहा है, बट जो एक्चुअल लोग जिनको चाहिए ना उनको नहीं मिल रहा। मतलब अगर मैं इनकी सुन लेता, इनके जो हेट स्पीच है, कमेंट्स है, अगर सिर्फ सुन लेता और पढ़ के खुद बुरा मान लेता, अरे क्या हो गया, मैं तो अच्छा बना रहा था, ये तो कुछ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो आधा अधूरा हो जाता। तो उनको आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देके वो उसको क्लोज कैसे करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से कुछ लोगों ने माफी भी मांग ली, कुछ फेक अकाउंट्स बनाए थे, स्पेसिफिकली ट्रोल करने के लिए बहुत सारे अकाउंट बना के वहां पे डाला था, तो उन्होंने वो अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए, रिपोर्ट हो गए वो अकाउंट्स। तो ऐसा होते रहता है और ये चलते रहेगा। ओके जब तक आपको ये पता है कि आप गलत नहीं हो तो आप एकदम 100% कर सकते हो कंटेंट। पंचवटी के मंदिरों पे वीडियो बनाने का पीछे आपका क्या थॉट था उसके पीछे? ओके उसके पीछे पहले सबसे बड़ा मकसद ये था कि अभी कुंभ मेला भी आ रहा है 2027 में। जब कुंभ मेला आता है तभी हमें माता गोदावरी की याद आती है, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नगर सेवक हो या कोई भी हो, सब पैसे के पीछे पड़ रहे हैं और हजारों करोड़ की बात होती है, हजारों करोड़ जाते हैं और फिर उनको वो माता गोदावरी की याद आ जाती है। तो मैंने सोचा कि मैंने वो कंटेंट किया था 2 साल हो गए उसको, अभी डेढ़ ही साल होगा मैक्स, तो तब तो कुंभ मेला का कुछ था नहीं। बट जब मैं वहां पे जाता था मैं खुद कुछ मंदिरों के बारे में मुझे पता नहीं था कि यार मैं तो यहाँ पे रोज आ रहा हूँ, तो यशवंतराव महाराज पटांगण आ रहा हूँ, मैं काला मंदिर जा रहा हूँ, मैं कपालेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, या मैं सीता गुफा जा रहा हूँ, बट मुझे हिस्ट्री पता नहीं, बीइंग अ नासिकर, बॉर्न एंड बॉटम इन नासिक, और मुझे पता नहीं है। तो ये तो पहले मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद जानना। तो मैं खुद वहां पे पुजारियों को जाके मिलता था, या सिटी में जो पुराने लोग हैं, जो पुराने वाड़ास में रहते हैं, उनको जाके मिलना है, उनको पूछना है कि पहले नासिक सिटी कैसा था, अभी कैसा है, अहिल्या देवी होलकर ब्रिज कब बना, पहले तो दूसरा ब्रिज था। तो ये सब जानकारी मुझे जब मिली, उसके पीछे मेरा एक पर्सनल भी मतलब क्या बोलते स्वार्थ था कि मुझे बहुत बुरी आदत लगी थी, मैं सुबह 8 बजे उठता था। ओके लेट। तो मैं सोचा कि भाई हम है ना साइकिल पे सुबह जाना है, कंटेंट भी बनेगा, जल्दी भी उठना होगा और लोगों को वैल्यू भी मिलेगी। और वो चैलेंज लिया मैंने, मैं हर वीडियो में बोलता था दिस इज अ 21 डे चैलेंज। ओके तो उसके वजह से क्या हुआ, पहले तो मेरा पर्सनल भी गोल अटेंड हुआ, वेकअपिंग, जल्दी उठना, सुबह साइकिल चलाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लोगों को वैल्यू मिली। तो उसी ड्यूरेशन में मेरे जैसा बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट वी वर हैविंग डिस्कशन 4-4.5 हजार मेरे फॉलोअर थे वो 21 डेज के पहले, और वो झटके से एकदम 20-21 हजार तक आ गए वैल्यू बेस्ड कंटेंट की वजह से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कपालेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है, एक में वो मंदिर है पूरे पृथ्वी में जहाँ पे नंदी महाराज नहीं है, तो बाकी हर शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी महाराज, तो उसके पीछे स्टोरी क्या है वो सारी चीजें। नहीं वो मैंने भी देखा, बहुत वैल्यूबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, स्पेशली फॉर नासिक और जो भी बाहर से आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि नासिक के भी मैं
बता सकते हो कि काफी लोगों को ये चीजें हिस्ट्री एंड अबाउट द टेम्पल्स अबाउट द वैल्यू पता नहीं। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल ले लो, नासिक इज वेल नोन फॉर गोदावरी घाट, देन द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल एंड मेनी मोर टेम्पल्स। सो वो एक वैल्यू आपने बहुत अच्छा दिया है। तो एक इंटरप्ट करता हूँ आपको, वो वाइन कैपिटल जो बन गया है ना, वो मुझे डिवाइन कैपिटल बनाने का मन में था, बिकॉज वेरी वेल पिलग्रिमेज सिटी ना। वाइन तो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट, बट अपना मेन सोर्स जो है वो लोग भूल रहे हैं, और जो अपना नहीं है उसको अपना के आगे बढ़े, तो वो गलत बात है। ग्रेट। सो आपके और कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो तो एक सीरीज थी आई गेस। मेन आपका कंटेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर रिलेटेड। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं। सो is it this history you have mentioned that this electric vehicle is not recent, it is very old history, has very old history, so can you tell about it? एक्चुअली इंजीनियर का रोल क्या होता है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढना। तो जो पुरानी व्हीकल्स थी, आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल, उसमें एक कॉमन बात थी, उसको क्रैंकिंग लगता था। क्रैंकिंग जो लगता है उसकी वजह से इंजन स्टार्ट होता है। जैसे हम ऑटो रिक्शा में देखते हैं अभी कि वो एक लीवर होता है, वो जोर से खींचना पड़ता है, और वो जब हम खींचते हैं तो इनिशियल टॉर्क आईसी इंजन को मिलता है, और उससे आईसी इंजन चलता है, वो पेट्रोल हो या डीजल हो। तो पहले क्या होता था, नॉट इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज देयर वेर फोर व्हीलर्स, बट मेनी फीमेल्स वेर नॉट एबल टू डू क्रैंकिंग बाय देमसेल्फ, बिकॉज उनको उसको एक एडिशनल एफर्ट लगता है। तो वो किसी को कॉल करने की, फिर वो आने का, वो क्रैंक करने का, फिर ये चलाएंगे, जाए सब्जी लिया, फिर से वो क्रैंकिंग को बोला, तो देयर वाज अ डिपेंडेंसी फैक्टर। तो थॉमस डेवनपोर्ट नाम का एक इंजीनियर था, उसने नोटिस किया ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो तब उसने पहला ईवी बनाया जिसमें लेड एसिड बैटरी थी, 6-7 लेड एसिड बैटरी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके, और इलेक्ट्रिक मोटर थी। देयर वाज नॉट एट ऑल एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्ड, बिकॉज पहले तो गाड़ी वाज अ लग्जरी, अभी भी लग्जरी है कुछ क्लास के लिए, बट तब वेरी फ्यू पीपल वेर हैविंग द कार्स। तो तब वो अराउंड 1834 वो गाड़ी उन्होंने बनाया, तो वो पुरानी नहीं है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट जानना है। और उसके बाद में फिर एडवांसेस होते गए, लेड एसिड बैटरीज क्वाइट हेवी, लाइक जैसे आपको पता होगा कि लेड एसिड हम इन्वर्टर में यूज करते हैं, तो वो बहुत हेवी रहता है। तो धीरे धीरे इनोवेशन होते गया, निकल कैडमियम पे आए, फिर लिथियम आयन बना बैटरीज, तो वो भी इजी हो गया, सब यूज करते हैं। सो लेट्स से मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना, फर्स्ट हम लोग बाइक्स की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद स्कूटर्स। सो अगर मुझे स्कूटर्स लेना तो पहले तो मुझे कोई भी इट बी पेट्रोल रिलेटेड, फ्यूल रिलेटेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए अभी के टाइम में? अभी अगर आपको नया गाड़ी लेना है तो ऑफकोर्स टू व्हीलर लेना है तो आपको ईवी लेना चाहिए। देयर आर मेनी रीजंस टू प्रूव दैट ईवीज आर बेटर कंसीडरिंग टू व्हीलर्स। फर्स्ट, आपकी इनिशियल कॉस्ट जो है ना, पहले ईवी की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू पेट्रोल, अभी भी 10-12 हजार ज्यादा ही है, बट स्टिल द रनिंग कॉस्ट इज क्वाइट लेस। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट इज 1/10 ऑफ द पेट्रोल। अगर आपको महीने का 2-2.5 हजार रुपए खर्चा पेट्रोल पे आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने में खाली 200 या 250 रुपए लगेगा। इट इज ओनली 1/10। तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा, मेंटेनेंस बहुत कम है। जैसे पेट्रोल में आईसी इंजन है तो मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा है, तो उसको आपको फ्यूलिंग करता रहना पड़ता है, आपको ऑयलिंग करना है, आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना है। वैसा इसमें मेंटेनेंस है ही नहीं कुछ। आपकी जो मोटर है, इट इज हैविंग वेरी गुड कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स और इवन वर्क इन द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस एज कंपेयर टू आईसी इंजन। एक है कि बैटरी की कॉस्ट आपको एडिशनल लग सकती है आफ्टर 5 to 6 years। ओके, ये जो इंडस्ट्री में एक चल रहा है कि 3 साल बाद बदलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके रनिंग के ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना गाड़ी आप यूज कर रहे हो। एवरेज अगर आप कौन सी भी गाड़ी पकड़ लो तो 500 से 800 से 1000 साइकिल्स आपको मिल जाते हैं। एक साइकिल मतलब एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो आपका डेली रनिंग 100 किलोमीटर तक का भी है ना, तो भी 4 साल आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, इजीली चल सकता है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर रिड्यूसिंग द लोकल पोल्यूशन। तो जो सिटी में पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द आईसी इंजन, वो कम हो जाता है। एक साइलेंट राइड आपको मिलती है और बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो आप कौन से भी टॉप 5 ब्रांड्स में, सब ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि प्रमोशन नहीं करना है हमें, तो आप कौन से भी 5 जो टॉप सेलिंग ब्रांड्स है ना, यू कैन गूगल
5 जो ब्रांड्स है उनमें से कौन सा भी ले सकते हैं। ओके, सो आपने पॉल्यूशन की बात की, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट और इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो बैटरीज आयन बैटरीज बनती हैं वो ज्यादा पॉल्यूट करती हैं और मोर आई से कि ज्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए कंपैरेटिवली पेट्रोल वाली कार्स बाइक से। ओके, तो पहले तो हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन सा भी फ्यूल हो, वेदर इट इज पेट्रोल, डीजल, गैस और लिथियम आयन और द गोल्ड रिंग विच वी आर वेयरिंग और द कंडक्टर्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम विच वी आर वेयरिंग और द लाइट्स विच आर हैंगिंग एंड वी आर गेटिंग लाइट आउटपुट आउट ऑफ देम, सब तो मदर अर्थ से ही आ रहा है। ओके, पहला तो ये क्लियर है, हम खुद कुछ नहीं बना रहे, हम कैपेबल भी नहीं कुछ बनाने का, सब ऑलरेडी है, हम सिर्फ एक्सप्लोर करके कुछ प्रोसेस करके उसको बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी बहुत सारा हम एक्सप्लोरेशन करते हैं पेट्रोलियम लाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम अच्छा ही है। मींस इफ वी आर काउंटरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर द लिथियम आयन, देन वी शुड स्टॉप यूजिंग व्हीकल्स यूज करना, मोबाइल यूज करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लिथियम आयन है। ये स्मार्ट वॉच हो गया, सब स्मार्ट हो गया, बट ह्यूमन स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट वॉच में भी लिथियम आयन है। yes. तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आई एक्सेप्ट the term that you said कि they are creating pollution, but it is on lower side as compared to IC engine। अब ये किसके ऊपर से बोल रहा हूँ वो भी बोल देता हूँ। There is a term called as well to wheel efficiency। Okay, well to wheel, WELL well to WHEEL, well to wheel। तो for example X amount of units आपने पेट्रोलियम के निकाले सोर्स में से, तो लगभग उसके 13% ही पहुंचते हैं व्हील तक। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, उसका रिसर्च पेपर अवेलेबल है। सो वेल टू व्हील इफिशियंसी फॉर आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल इज ओनली 13%। ओके, उसमें आप पहले पेट्रोलियम निकालते हो, उसको रिफाइन करते हो, फिर उसका कुछ सेग्रीगेशन प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनता है, फिर वो शिप्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो ट्रक्स के थ्रू वो पेट्रोल स्टेशन या डीजल स्टेशन पे जाता है, फिर वो पेट्रोल डीजल स्टेशन पे हमारी गाड़ी आ जाती है, पेट्रोल फ्यूल टैंक में भरती है, और फिर हमारी जो आईसी इंजन है वो उसके ऊपर चलता है। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें रिफाइनिंग का इफिशियंसी इज मोर देन 90%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी इफिशियंसी इज मोर देन 80%, बट जो आईसी इंजन नाम का जो बात है ना, पेट्रोल डीजल इंजन, उसकी इफिशियंसी इज लेस देन 20%। लेस देन 20%। सो ये कम्युलेटिव जब आप कैलकुलेट करते हो वेल टू व्हील, तो इट इज ओनली अराउंड 13%। ओके, एंड इफ यू कंपेयर दैट विथ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया मेजोरिटी इट इज कमिंग फ्रॉम कोल। So coal is gone. We get the coal from coal mines. Unfortunately, in India, we are not having high calorific value coal. Yes. So we import quality coals नहीं है. So वो हम import करते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ इंडोनेशिया से import करते हैं, वो mix करते हैं हम local coal के साथ, फिर वो thermal power plant में जाता है. Before I would say 10 years back, it was 70% of the electricity that was coming from thermal power plants. Now it is around 56 to 60% of electricity that is coming from thermal power plants. Rest is solar, hydropower, wind power and these things. So वो coal आता है, फिर वो thermal power plant में जाता है, वहाँ पे उसको heat किया जाता है, burn किया जाता है, उसमें से steam का water में conversion होता है, सॉरी उल्टा वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होता है, वो हम टरबाइन पे बम्बार्ड करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बाय फैराडेज लॉ जनरेट होती है, फिर वो ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसका पूरा जो एफिशिएंसी है, इट इज अराउंड 23 to 25% एफिशिएंसी। या दैट इज वेल टू व्हील एफिशिएंसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट की, आपके घर पे आपने चार्जिंग को लगाया, गाड़ी चार्ज हुई, उसको आपने यूज किया, तो ये सारी जो एफिशिएंसी है, इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 50% ही है अपनी। ओके, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसमें आईसी इंजन जैसी बात नहीं है, मोटर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, तो वो 23 to 25% है। ओके, तो अगर आप कंपेयर करो वेल टू व्हील एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन व्हीकल एंड वेल टू व्हील एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 10 to 12%। 10 to 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी ज्यादा मतलब लॉसेस कम मतलब पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है मतलब बाकी की भी चीजें आप सेव कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा बैटरी के लिथियम आयन से, जो कि जल्दी डिकम्पोजेबल नहीं होगा, so what about that?
दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके ऊपर रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा है अभी। कुछ लिथियम आयन परसेंटेज ऑफ द लिथियम आयन इज ऑल्सो बीइंग रिकवर्ड, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना प्रोसेसेस करके उसको रीयूज करते हैं हम। जैसे सोलर पैनल्स के बारे में भी होता है, सोलर पैनल्स की लाइफ 25 ईयर्स है। तो अभी देखो आप बहुत सारे लोग सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हो, अभी चल रहा है 2025, 2050 में तो इतना बड़ा स्क्रैप बनेगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सोलर पैनल यूज नहीं करनी चाहिए, तो वो भी स्क्रैप बनने ही वाला है। तो कौन सी भी चीज जो इंसान ने बनाई है ना वो अच्छी है ही नहीं 100%। वो 60% अच्छी हो सकती है, 70% अच्छी हो सकती है, बट 100% बेस्ट इंसान बना ही नहीं सकता क्योंकि वो पावर उसके पास है ही नहीं। बेस्ट विथ रिगार्ड्स ऑफ रिटर्न्स टू मदर अर्थ यू कैन से, क्योंकि कुछ तो भी बुरा फैक्टर उससे निकलता ही है। तो आप पेट्रोलियम लो या लिथियम आयन लो, ओके पर इस पे भी सॉल्यूशन बन रहा है। मतलब इससे कनेक्टेड एक जो बात है वो बोलता हूँ, ये जो लिथियम आयन की चीजें आपने बोली दैट आर वेरी मच ट्रू, बट उसको हम पूरा स्टॉप नहीं कर सकते, उसमें प्रोसेस चालू है। धीरे धीरे वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले वीक में ही ये बात सामने आई है कि एक रेलवे इमीडिएटली हम शुरू करने वाले हैं जो हाइड्रोजन पे चलेगी। ऑलरेडी स्विट्जरलैंड इज हैविंग रेलवेज दैट रन ऑन हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन की भी दो चीज पे यूज हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, जो फ्यूल सेल इनपुट लेता है हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और फिर वो मोटर को दे सकते हो गाड़ी चलाने के लिए। दूसरा हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इटसेल्फ टू द आईसी इंजन, मतलब पेट्रोल डीजल नहीं यूज करना है, हाइड्रोजन यूज करना है वहां पे। ओके तो ये इसके ऊपर भी ऑलरेडी बात चल रही है। तो ये जो लिथियम आयन की बात है ना, ये सब टू व्हीलर तक रहेगी ऐसा मुझे लगता है। 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, बसेस, ट्रक्स, all will be shifting on hydrogen very soon. ग्रेट। सो मैं अगेन वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था, व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल और इकोसिस्टम बेसिकली। सो वन इज आपने बताया कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल आ रहा है, व्हाट आर द अदर इनोवेशंस गोइंग ऑन। ओके, तो जैसा मैंने बोला कि थॉमस डेवनपोर्ट ने 1834 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी, बट हम कॉमन मैन भी अगर इंडिया में बैठे हैं तो हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से हजारों किलोमीटर चले हैं। रेलवे, इंडियन रेलवे इज इलेक्ट्रिफाइड, पूरा मोटर पे ही चलती है। तो उसके ऊपर इनोवेशन अभी ये चल रहा है, मतलब देयर इज ऑलरेडी वन हाईवे दैट इज बीइंग ऑन द पेपर, इट इज बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। ओके, दैट इज ई हाईवे। तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी एंड ट्रक्स भी इलेक्ट्रिक रहेगी। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम ओवरहेड ट्रांसमिशन दे रहे हैं। अभी जो रास्ते पे हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिखती है वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसमें एक बैटरी होती है जिससे वो गाड़ी चलती है। यहाँ पे ओवरहेड लाइन रहेगी जिसके पेंटोग्राफ थ्रू वो गाड़ी से कनेक्टेड रहेगी ओवरहेड लाइन, और ट्रक्स चलेगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको फिक्स है कि इतना इतना किलोमीटर ट्रक ही चलने वाला है। तो यहाँ पे ई हाईवेज आएंगे। ऑलरेडी वन इज डन बिटवीन बीइंग प्रोसेस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। सेकंड, ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैंने अभी देखा था कि बैंगलोर में एक कंपनी प्रपोज कर रही है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट ई टैक्सीज फॉर एयरपोर्ट। तो वो उन्होंने एस्टिमेट भी सारा दिया है। इफ यू गो ऑन देयर वेबसाइट, the nominal taxi which runs on petrol or diesel, it charges around 2500 to 3000 for dropping you to the airport. They only charge around 1500, and that too it is only 25 minutes of journey. Okay, so reduction of around half the cost and also the time, because आप एरियल जा रहे हो तो आपको अभी तो भी ट्रैफिक होता नहीं है। वी डोंट नो आप 10-15 साल के बाद क्या हो जाएगा। एरियल ट्रैफिक कंट्रोल पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड in foreign countries for fire extinguishing purpose, for delivery purpose, and also for passenger delivery also. So वो भी चल रहा है। तो वो एक अच्छा टेक्नोलॉजी ईवी के फॉर्म में आएगा 100%। So sir, what is the major challenge for adoption of EVs? I think पेट पूजा, मतलब चार्जिंग। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर मुझे भूख लगी है तो बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल है, मेरा घर अवेलेबल है, घर पे माँ है वो करके खिलाएगी। वैसा ईवी का नहीं है। लोग अभी भी वही चार्जिंग एंजाइटी में फंसे हैं। अगर मैं सुबह उठूं और मेरी ईवी चार्ज नहीं है तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, या मैं हर्डल्स फेस करूंगा, या मैं कुछ दूर जा रहा हूँ, सपोज मुझे यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाना है और वापस आना है, तो विल माई ईवी बी एबल टू डिलीवर दैट मच अमाउंट ऑफ रेंज। तो आई थिंक चार्जिंग एंजाइटी इज द बिगेस्ट concern, and government is already taking some steps to overcome this. Electric vehicle charging का separate policy बनाया है गवर्नमेंट ने, जो 2025 में पूरा
इम्प्लीमेंट होने वाला था, बट वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम कंसर्न्स रिलेटेड टू लिथियम आयन एंड सेपरेट टैरिफ फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। सेकंड, मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे मजबूत नहीं लगती इलेक्ट्रिक व्हीकल, लोगों को लगता है कैसे आईसी हल्की जैसी है वो। हाँ, वो इवन हम लोग भी जोक्स करते हैं कि भाई ये तो टॉय कार है, टॉय कार है। अब मैं आपको जनरली ये टॉपिक पे आऊँ कि हो गया, बट ठीक है। तो आई हैव ड्रोव बोथ, मेरे को कार ज्यादा पसंद है बाइक से, सो आई हैव ड्रोव नेक्सॉन नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल बोथ, एंड देन आई हैव ड्रोव ईवी नेक्सॉन। मुझे लगा यार मैं खिलौना चला रहा हूँ, वो फन और वो आ ही नहीं रहा है। तो वो तो एक फैक्टर हो जाता है कि एक किक वाली फैक्टर नहीं आता है ईवी में। सो वो जो टॉय फैक्टर आता है कि आपने जैसे मेंशन किया कि वो एक टॉय टाइप लगता है और ऐसा लगता है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा जल्दी, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ऐसा है कि पहले तो एक आदत सी हो जाती है हमें। नाउ इफ यू कंसिडर एनी पर्सन हु इज ड्राइविंग पेट्रोल और डीजल व्हीकल फॉर मोर देन 5 years, he is used to the gearing system, he is used to the noise, he is used to जो एग्जॉस्ट है उसका नॉइज। ईवी में क्या हो जाता है, प्लेटफॉर्म वही रहता है। जैसा आपने एग्जांपल दिया नेक्सॉन का, तो नेक्सॉन जब डीजल पेट्रोल या ईवी बन रही है या इवन सीएनजी, आई डोंट नो आया है कि नहीं, प्लेटफॉर्म तो वही है। चेसी में कुछ डिफरेंस नहीं है, उसके पैनल्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा मैकेनिकली इट इज द सेम। तो मजबूती तो है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ जिसमें नॉइज चला गया या वो गियर शिफ्ट करने का जो मजा है जिसके ऊपर से हमें झटके से किक मिलती है, वो नहीं मिलता ना, इसकी वजह से लोगों को लगता है। बट ऑन द अदर साइड आपको कंट्रोल बहुत इजी हो जाता है। यस, वो मैंने बहुत क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस किया कि इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली कार। सो इट इज वेरी कंफर्टेबल विद इन, अगर उनको सिटीज में मूव करना है तो इवन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इट इज वेरी गुड टू हैव अ इलेक्ट्रिक व्हीकल रादर देन अ कार, बार बार गियर शिफ्ट करना, ट्रैफिक्स में मूव करना। बट जब तुम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हो तो वहाँ पे ईवी मात खा जाती है, रेंज और बैटरी की वजह से। तो वही है ना, तो उसमें ही गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मैं इम्प्लीमेंटेशन की राह देख रहा हूँ कि आफ्टर हर 25 किलोमीटर के बाद यू आर गोइंग टू हैव सेपरेट चार्जिंग स्टेशन, एंड ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, या बाकी भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपको चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशन भी करके देती है। इफ यू हैव स्पेस क्लोज टू द हाईवेज, यू कैन इजीली स्टार्ट दिस बिजनेस। सो यू कैन हैव योर ओन कैफे और यू कैन हैव योर ओन होटल, जहाँ पे लोग आएंगे, खाना खाएंगे और साथ में ईवी भी चार्ज हो जाएगी। उसमें से भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। Amazing. This is a great business opportunity as I am thinking of in EV sector. Yeah. So what are the other opportunities of business in EV sector? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस। जैसे हमें जगह जगह पे, मतलब इफ यू कंसिडर रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स, इजीली आपको एक या दो आईसी इंजन के मेंटेनेंस रिपेयर वाले मिल जाते हैं, गैरेज मिल जाते हैं। वैसा ईवी में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी टाटा हो या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ARAI है, इन्होंने ट्रेनिंग्स चालू कर दी है। ऑफ कोर्स दे आर पेड ट्रेनिंग्स, बट इफ यू डू दोस ट्रेनिंग्स you will be very much competent to start your own electric vehicle maintenance and repair shop. तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप आ सकते हो। आपका ऑलरेडी शॉप है तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड वीडियो मेकिंग, बिकॉज उसमें से भी आपकी एक इमेज बनती है। आप ज्यादा लोगों तक नॉलेज शेयर करते हो और खुद का एक प्रोडक्ट बना के वीडियोस के थ्रू वो बेच सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। चौथा, पेड कोलैबोरेटिव कंटेंट इसके अराउंड आप बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी के जमाने में सबसे बड़ा जो जरिया है वो वीडियो है। तो उसमें आप काम कर सकते हो। फिर यू कैन बिकम एन एडिटर, यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट जिसके ऊपर से आप इंफॉर्मेशन दो। वेबसाइट का भी बहुत अच्छा चलता है। यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट to the EV companies. Wow, like, this is interesting. Yeah, because if you move around in the public and you know the problems that public are facing, or people are not buying electric vehicles, the reasons, and if you have strong competent knowledge in the sector of electric vehicles, or you have background of mechanical or electrical engineering, you can pitch to the company that these are the problems people are facing and I can give solutions to these problems. So I proudly say that मेरा एक student है पुष्कराज साळुंके, जिसका रिवैम मोटो नाम का कंपनी है नासिक में, और उसने एक
कॉमन जो सब्जी बेचने वाला या दूध की डिलीवरी देने वाला बंदा है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए, तो ये भी एक, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव यू मनी इफ यू हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये 5-6 चीजें हैं जो इजीली आप कर सकते हो। सो वन मोर क्वेश्चन टू रिगार्डिंग दिस ईवी, आपने बोला कि नासिक में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज टू हैव स्टार्टिंग अ बिजनेस रिलेटेड टू ईवी, स्पेशली इन नासिक? स्पेशली इन नासिक इफ यू सी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल के थ्रू इजीली हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग एवरी डे आई सी देयर आर सम idli walas. Around 7 a.m. they start their business. There are more than 300 idli walas in Nasik. All of them reside at Sidco. Okay. In the morning 4 a.m. they start their work. They prepare idli, dosa, uttappam and all the stuff. And on the petrol-based Luna, they have, all of them have Luna. They bring the Luna to specific points they have and they sell the product. So if you are an innovator, if you know what is their problem, how much amount of money they are spending on driving those petrol vehicles, and the tedious job they are doing to carry all that stuff on their vehicle, immediately you can think of pitching them an electric vehicle. You can start a very good electric vehicle aggregator business. Okay. So you will be owning those electric vehicles and you will be giving them those electric vehicles on the rent. This is a very good model that you can do. Okay. Second, specifically in Nasik, as you can see, we are having very good areas where people come just for change to travel. So you can have your charging stations over there. क्योंकि बहुत, जैसे आपने सवाल पूछा या आपने ये जिक्र किया कि जब दूर जाते हैं हम ट्रैवल के लिए तो ईवी कैसे लेके जाए, तो यू कैन हैव योर चार्जिंग स्टेशन ओवर देयर। जैसे बैक वाटर्स है, वहां पे आपका कुछ ऑलरेडी बिजनेस है तो यू कैन हैव देयर चार्जिंग स्टेशन, या बड़े बड़े टेम्पल्स है नासिक में, वहां पे हो सकता है। थोड़ा सिटी के आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे स्पेसिफिकली रेनी सीजन में लोग रहते हैं, जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे हो सकता है। तीसरा, स्पेयर पार्ट्स। ईवी में स्पेयर पार्ट्स की बहुत कमी है। मतलब एक आधा पार्ट अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो जब आप डीलर के पास जाते हो तो डीलर को वो आपको देने के लिए 15-20 दिन निकल जाते हैं। Okay. तो स्पेयर पार्ट्स की बहुत कमी है, तो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस आप कर सकते हो। यू कैन कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेयर पार्ट्स, यू कैन कम इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेयर पार्ट्स, और इफ यू हैव योर ओन, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आपका खुद का सर्विस स्टेशन है, तो वहां पे भी आप स्पेयर पार्ट्स कंपनी के बेच सकते हो। तो ये सर्विसेबल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। या ओला एक में वो ऐसा कंपनी है जो घर पे जाके सर्विस देता है। ओके। तो इफ यू आर कॉम्पिटेंट, आपको अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो घर पे जाके भी आप ईवी की सर्विस दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके। सो इनका आपने बोला कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम है ईवीज का, मे बी बाइक्स में, स्कूटी और कार्स का। सो व्हाट आर, विच आर दी टॉप 2 ईवी इन स्कूटी, in motorcycle, okay, and in cars, okay, or other automotive, okay. So you will recommend two-wheeler में specifically if you want electric vehicle as a scooter for family, तो Ather का Rizta एक बहुत अच्छा option है। And if you want specifically to have a very good build quality and a big brand, तो Bajaj एक बहुत बड़ा option है। Okay, okay. If you are talking about 3-wheelers, जैसे ऑटो रिक्शा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम नजरअंदाज कर देते हैं उसको। मतलब महाराष्ट्र में मैंने बहुत देखा है, इफ यू ट्रैवल गुजरात, राजस्थान और टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द रिक्शाज आर इलेक्ट्रिक ऑलरेडी। सो आई थिंक रिक्शा एक बहुत बड़ा है, जहाँ पे बजाज की रिक्शा बहुत अच्छी है। टीवीएस और बजाज, दीज आर 2 prominent brands in 3-wheelers. If we talk about 4-wheelers, I would say Tata. Tata has already become a leader in the electric 4-wheeler industry, and after Tata I feel Mahindra will surely take over, because they are also coming up with B series, 6 and 9. 100%. Of course they are out of the reach of middle class and upper middle class, but क्या रहता है ना, जब तक कंपटीशन नहीं होती, प्राइसिंग भी डाउन नहीं होगी, तो they have made sure कि उन्होंने प्रोडक्ट इस रेंज में डाला है कि जहाँ पे उनको जेन्युइन और जिसको लेना ही है ऐसे लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो वो एक है। इफ यू टॉक अबाउट मोटरसाइकिल, तो रिवोल्ट नाम की कंपनी है जो अभी रतन इंडिया ने टेक ओवर किया। रतन इंडिया ने उसको टेक ओवर किया। उसके RV 400 बहुत सबसे ज्यादा बेची जाने वाली उसकी मोटरसाइकिल है।
और उसके बाद में मैं जिस ब्रांड से फैसिनेट हूँ वो अल्ट्रा वायलेट है, जो अभी तो नासिक में नहीं है, इट इज ओनली आई गेस इन मेट्रोपॉलिटन जिनका भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है न्यू। हाँ, न्यू के 4-5 मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। अल्ट्रा वायलेट F77 उनका पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल था, विच इज अ दे कॉल इट एज अ सुपर बाइक, इलेक्ट्रिक सुपर बाइक। इट स्टार्ट्स अराउंड 2.5 lakhs, बट वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट मुझे लगता है। मैंने भी उनका एडवर्टाइज वगैरह देखा था जब उनका लॉन्च वगैरह हो रहा था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्ड बाइक जो हैव गुड फैसिलिटीज एंड ऑल एडवांस टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने यूज किया। अल्ट्रा वायलेट वन ऑफ द बेस्ट। सो और क्या इनोवेशंस हो रही है फिलहाल तो ईवी बाइक्स में? न्यू बाइक्स लॉन्च किया है बेसिकली। न्यू बाइक लॉन्च एज सच मुझे लगता है कि जो फीचर्स वाइज है ना, वी आर ऑलरेडी प्रीटी मच सैचुरेटेड। जो अल्ट्रा वायलेट ने अभी लाया है वो डैश कैम, एक नया टेक्नोलॉजी लाया है जिसमें आपको आगे पीछे डैश कैम मिलेगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में उनके। ऑलरेडी साइड स्टैंड सेंसर है, ऑटो हिल होल्ड है, या आपको क्रूज कंट्रोल है, नेविगेशन है, म्यूजिक कंट्रोल है, यू कैन इवन अटेम्प्ट और रिजेक्ट कॉल्स। तो बहुत सैचुरेट ऑलरेडी हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि टेक्नोलॉजी वाइज और कुछ एडवांस होगा, मतलब उतना ही बाकी है अभी। बाकी तो कुछ है, मतलब सारी फीचर्स तो आ गए उसमें, बट मुझे ऐसा लगता है कि फीचर्स लोग यूज नहीं करते। मतलब फीचर्स देख के लोग गाड़ी को खरीदते हैं, बट वो फीचर्स यूज करने के लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैंने जो 2 ब्रांड्स आपको स्कूटर्स में बताया है, रिस्टा ऑफ कोर्स इट इज हैविंग सम मोर फीचर्स, बट बजाज देखो आप, नाउ बजाज सिंस लास्ट 2 months इट इज टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। द रीजन इज उन्होंने मिनिमम फीचर्स जितने रिक्वायर्ड है, जैसे टो एंड थेफ्ट अलार्म, हिल क्लाइंबिंग, ऑटो हिल होल्ड, रिवर्स मोड, ये 4-5 चीजें दी खाली। अगर आपको कॉलिंग नेविगेशन चाहिए तो टेक पैक है, 3,000 रुपए देके आपको लेना पड़ता है। तो मिनिमम फीचर्स विद मैक्सिमम रेंज उन्होंने टैप किया। 99,000 से उनकी गाड़ी मिलती है, ऑन रोड प्राइस 1 लाख 2,000 3,000 है, वो उससे 1.5 लाख तक, ऐसे 4-5 मॉडल है उनके। तो आई थिंक दे हैव डन इट वेरी मच राइट कि फीचर्स से ज्यादा रेंज, उसका ड्यूरेबिलिटी और सर्विस अच्छा होना चाहिए। तो वैसे लगता है मुझे कि बजाज इज अ वेरी गुड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो सर आपने मेंशन किया कि महाराष्ट्र में उतना एडॉप्शन नहीं है। सो कौन सी ऐसी स्टेट और सिटीज है जहाँ पे अडॉप्शन ईवी का फास्ट है और कहाँ पे कम है? ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अभी ओवरऑल ईवी एडॉप्शन अगर आप देखो, इट इज मैक्सिमम 7 to 8%। Just 7 to 8%. Considering 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, buses, everything, okay, it is only 7 to 8%. If you consider 2-wheelers, it is very much on higher side in metropolitan cities and pretty much higher in south of India, because ये बड़े ब्रांड जब तक मार्केट में आ रहे थे, जैसे बजाज, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, उससे पहले कुछ लोकल ब्रांड्स साउथ में ऑलरेडी बने थे, जैसे जो चाइना से कोमाकी था उनका, या हीरो इलेक्ट्रिक था। इनके सारे हब जो है मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं थे, वो चाइना से माल मंगाते थे, यहाँ पे प्लग एंड प्ले करते थे और बेचते थे। तो वो ज्यादा लंबी चलती नहीं थी, 2-3 साल में फेंक देना पड़ता था। तो इफ यू टॉक अबाउट हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर टुवर्ड्स द साउथ एंड नॉर्थ। मतलब नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि वहां पे रिक्शा, बसेस भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड है, और 2-व्हीलर्स तो ऑलरेडी है ही, बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान एंड गुजरात, तो ये 2 स्टेट ऐसी है कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक बसेस एंड रिक्शा अगेन वेरी मच ऑन हायर साइड। इफ यू कम टुवर्ड्स साउथ, तो बेंगलुरु जो है वहां पे सबसे ज्यादा, एंड उसके बाद में ऊपर आए थोड़ा तो मुंबई में सबसे ज्यादा, ऐसा है अभी चल रहा है। ओके, और क्या इसका वन ऑफ द रीजन है कि चार्जिंग टाइम कम है, ज्यादा लगता है, और बैटरी स्वैपिंग जो अनदर रीजन, और जो बर्न हो रहा है और एक्सप्लोड हो रहे हैं ईवी, स्पेशली स्कूटर्स एंड ऑल, आर दीज वन ऑफ द रीजंस? आई थिंक जब ईवी नया नया आया था, पोस्ट कोविड ईवी थोड़ा बूम हुआ, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द ईवी मैन्युफैक्चरर्स वेर नॉट एक्चुअली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सेफ्टी प्रोस्पेक्ट ऑफ ईवी। ईवी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बैटरी का वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ चार्ज, एसओसी, डीओडी, सारी पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है विच आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द बैटरी, वो कंट्रोल करता है। तो क्या होता था, लोगों को भी पता नहीं था कि वो अच्छा प्रोडक्ट ले रहे या नहीं ले रहे,
दूसरा कंपनीज भी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही थी, इसके वजह से एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हुए, और वो भी स्पेसिफिकली समर सीजन में ज्यादा हुए, क्योंकि यहाँ पे समर सीजन थोड़ा हीट ज्यादा होता है, 45 कहाँ पे तो 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऊपर से आप एक व्हीकल को जो इलेक्ट्रिक है उसको आप पेट्रोल जैसा यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी है, तो बैटरी को जैसे मोबाइल की बैटरी आप अच्छे से मेंटेन करते हो ना, वैसी बड़ी साइज की वो बैटरी है। तो जैसे मोबाइल का चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, वैसा ही उसका करना है। तो इसमें लोग क्या करते थे, उसको ओवरचार्ज करना या बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कर लेना, या चार्जिंग करने के बाद इमीडिएटली फास्ट चलाना, उसके वजह से वो ओवर हीटिंग होता है और एक्सप्लोजन होता है। बट इफ यू सी इन प्रीवियस 3 years दीज सिनेरियोज आर रिड्यूस, बहुत कम अभी इंसिडेंसेस बर्निंग के आते हैं। दूसरा आपने बोला चार्जिंग टाइम का, तो चार्जिंग टाइम ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द लैकुनास ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की जल्दी वो चार्ज नहीं होती, तो उसके लिए ऑप्शन है स्वैपिंग का। तो बैटरी स्वैपिंग इज द केस वेयर जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हम स्वैप करते थे, we were not the owner of the cylinder, we were the owner of gas inside the cylinder. Likewise आपको बैटरी को चार्जिंग स्टेशन में डालनी है, डिस्चार्ज बैटरी, चार्ज बैटरी ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, आपको वो स्कूटर में डालनी है, तो हार्डली इट विल टेक 2-3 मिनट्स टू स्वैप द बैटरी। तो दैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सॉल्यूशंस टू कैटर मोर पीपल फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये बैटरी स्वैपिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कितना अवेलेबल है और कहाँ, मतलब कितनी जगह पे अवेलेबल है और कितना नंबर्ड में अवेलेबल है प्रोमिनेंटली? ओके, अभी तो ये मेजोरिटी दो बड़ी कंपनी है सॉरी ग्लोबली, इफ यू सी गोगो नाम की कंपनी है, वो ये लीड करती है, गोगोरो नाम की कंपनी है, जो चाइना जापान यहाँ पे बहुत सारे उनके स्वैपिंग स्टेशन है। इंडिया में जिप इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की स्वैपिंग करती है। बाउंस नाम की एक कंपनी थी, बाउंस इंफिनिटी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाया था स्वैपिंग के साथ, पहली कंपनी थी वो। बट जो मटेरियल वो यूज कर रहे थे वो अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से वो कंपनी चली नहीं। अभी परसों होंडा ने उनका एक्टिवा लॉन्च किया है, होंडा ईवी एक्टिवा। हाँ, तो वो अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अवेलेबल है, उनके भी स्वैपिंग स्टेशंस अभी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें भी स्वैपेबल बैटरी पैक है। ओके, अमेजिंग। तो वन फाइनल क्वेश्चन, सो ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोल रहे हैं, बट उसमें जो बैटरी बन रही है वो कन्वेंशनल सोर्स से ही बन रही है, लाइक कोल एंड ऑल। सो वो कैसे हेल्प कर रही है? एक्चुअली जो ईवी है वो मेन प्रमोट करने का रीजन ये था कि हमें पोल्यूशन कम करना था, हमें फॉरेन में जो हमारा फंड जा रहा है डिपेंडेंसी कम करना है। बट अनलेस एंड अंटिल यू चार्ज दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन अ रिन्यूएबल सोर्स जो एबेंडेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट और सबसे ज्यादा इंडिया में अवेलेबल है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सोलर, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे आउट ऑफ 365 डेज 300 डेज यू कैन एम्पली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हो। बाकी नेशंस में ये अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हमारा एक ही कंट्री है जहां पे 3 सीजन्स है, एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल है। तो आपने ये सही बोला कि जब तक आप वो बैटरी को कन्वेंशनल सोर्स पे ही चार्ज कर रहे हो, जो कोल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके ऊपर, तब तक तो ईवी का कुछ मतलब नहीं। आप धुआं शिफ्ट कर रहे हो, मतलब जो सिटी में धुआं होने वाला था वो थर्मल पावर प्लांट पे शिफ्ट कर दिया हमने। तो गवर्नमेंट इसी के वजह से सोलार को भी बहुत प्रमोट कर रही है, स्पेसिफिकली इफ यू ट्रैवल अक्रॉस राजस्थान, गुजरात, टुवर्ड्स द नॉर्थ, दिल्ली, तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट अगर कॉलोनी में 10 घर है तो उसमें से 6 से 7 घरों को सोलर पैनल्स ऑलरेडी लगाए। महाराष्ट्र इज लैगिंग बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग अपफ्रंट सब्सिडी। गुजरात में सब्सिडी कम करके ही पहले आपको इनिशियल कॉस्ट लगती है, यहाँ पे प्रोसेस बहुत लंबा है। महाराष्ट्र में आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके सब्सिडी आपके अकाउंट पे आती है। तो ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट सब्सिडी तो अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज 1 किलोवाट अगर सोलर सिस्टम लगानी है आपको तो 40 से 50 हजार रुपए का मैक्सिमम खर्चा आता है। हर किलोवाट पे 30,000 रुपए का सब्सिडी है। पहले 1 किलोवाट को 30,000, दूसरे किलोवाट को पकड़ के 60,000 और तीसरे किलोवाट को 18,000, ऐसे 78,000 तक का सब्सिडी आपको 3 किलोवाट सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो आप अगर ईवी ले रहे हो तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेदर यू स्टे इन अपार्टमेंट और यू हैव योर ओन बंगलो, यू कैन हैव सोलर पीवी सिस्टम। आप घर में एसी भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज कर सकते हो और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। यस सर, सो इट वाज वेरी मच इंफॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर आप सुबह सोलर, आपके घर में सोलर है
और आप रात को आपकी बैटरी चार्ज करते हो और सुबह आप मतलब दिन में आप यूज करके अगेन आप चार्ज पे रात को लगाते हो, सो इट इज वेरी बेनिफिशियल टू इन्वायरमेंट फॉर योर क्या बोलते हैं उसको, पैसे, हाँ, इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल है, एंड आपको कन्वीनियंट भी बहुत अच्छे से होता है, राइट। so it was a great discussion starting from content creation, electric vehicle, we talked a lot about in both the things. अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करना है और ईवी बिजनेस, अगर ईवी के बारे में जानना है और ईवी बिजनेस, सो ये पॉडकास्ट उसके लिए बहुत इंसाइटफुल होने वाला है। ऑल्सो मैंने आपका कंटेंट देखा है, कंज्यूम किया है, वेरी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड टू ईवी। आई विल अर्ज माय ऑडियंस टू प्लीज look and learn from his content. It is very valuable content he is creating. So हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। Yes, Okay. thank you so Thank much you for so much, inviting me Yes, and sir. considering me as a guest for this. Yeah, it was a next great podcast. pleasure to have you. Insightful session. Thank you so much. Thank you.